गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का व्याकरण का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जिसका नाम है, उसमें हम भाषा, अब भाषा किसे बोलेंगे? भाषा जो अर्थ है वो भाष्य शब्द से बना हुआ है ना। भाष्य शब्द से भाषा बना है जिसका मतलब होता है बोलना, इसी भाषा के दो रूप है। इसी भाषा के दो रूप होने की वजह से उसमें एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा यानी क्या? तो जो सबसे पहले तो भाषा किसे कहेंगे? मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने की क्रिया को भाषा कहते हैं, और वो जिस प्रकार से उस भावनाओं को और विचारों को प्रकट करता है उसके जो दो रूप है वो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक तो मनुष्य अपने भाव और विचार एक तो बोलकर प्रकट करेंगे या सुनकर, समझकर या देखकर प्रकट करेंगे, उसे अपन कहेंगे मौखिक भाषा। और दूसरा है लिखित भाषा। इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। जैसे कि मौखिक भाषा में क्या होता है कि अगर अपन किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई। किसी के विचारों को अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। उसके बाद सुनने और देखने को मौखिक भाषा किस प्रकार से कहेंगे? अपन सुनने और देखने यानी जैसे कि अपन रेडियो पर गाना सुन रहे हैं तो ये भी अपन लिख नहीं रहे हैं, सुनने की क्रिया वो भी मौखिक भाषा में आएंगी। और देखना और सुनना, जैसे कि टेलीविजन पर अपन कोई सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कोई समाचार देख रहे हैं, तो वो उसे भी अपन देखकर और सुनकर, उसे भी अपन लिखते नहीं, इसलिए वो भी मौखिक भाषा में ही आएगा। और लिखित भाषा क्या होती है? जिसे अपन लिखकर बताया जाता है। अगर किसी को पत्र लिखकर अपने मन की बात अपन बताते हैं तो उसे कहेंगे मौखिक भाषा। इसी भाषा के अन्य रूप भी है, उसमें मातृभाषा है, बोली है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा है। ये भी भाषा के अन्य रूप है, लेकिन भाषा के प्रमुख जो दो रूप है वो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इस प्रकार से ये भाषा। उसके बाद आपको इन अन्य भाषाओं में सिर्फ बोली का प्रयोग किया गया है। आपके जो बुक में है वो बोली का प्रयोग किया है। अब बोली क्या है? तो बोली हर क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है। जैसे कि आप राजस्थान में जाएंगे तो उनकी राजस्थानी बोली होती है, गुजरात में जाएंगे उनकी गुजराती बोली होती है, जैसे केरल में जाएंगे मलयालम, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल। तो ये उनके क्षेत्र की एक बोली होती है और उस क्षेत्र की बोली के हिसाब से उनकी एक प्रमुख बोली होती है जो वो सिर्फ उस क्षेत्र में ही वहाँ पे बोलते हैं, इसलिए उसे बोली कहा गया है। इसकी ना कोई लिपि होती है और ना ही उसमें कोई शुद्ध रूप होता है, उसमें लिपि भी नहीं और शुद्ध रूप भी नहीं होता। उसके बाद इन भाषाओं को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं जिन्हें देवनागरी चिन्ह कहते हैं। जैसे देवनागरी में हिंदी, मराठी, संस्कृत है, वैसे ही अंग्रेजी को रोमन भाषा में लिखा जाता है। भाषा में जो लिपि होती है, लिपि में देवनागरी होती है। देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, संस्कृत है। जिस प्रकार से बुक में लिखा गया पूरा है, जिस प्रकार से बुक में लिखते हैं, हिंदी को हिंदी में लिखते हैं, मराठी को मराठी में, संस्कृत को संस्कृत में लिखते हैं, तो वो सब देवनागरी लिपि के हिसाब से लिखते हैं। और अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही लिखते हैं, ना उसे हिंदी में लिखते हैं, ना उसे मराठी, ना संस्कृत में, उसे अंग्रेजी में ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि अलग है और वो है रोमन लिपि। अब इसी भाषा को शुद्ध करने का रूप जिसे कहते हैं अपन व्याकरण। भाषा का शुद्ध रूप यानी भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है। भाषा का शुद्ध रूप यानी व्याकरण होता है और इसी व्याकरण को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वर्ण विचार यानी वर्णमाला, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब आपको वर्ण विचार दिया है, आपके बुक में वर्ण विचार यानी वर्णमाला क्या दिया है। अब वर्णमाला में आपने देखा होगा कि वर्णमाला में क्या होता है कि उसके दो भाग होते हैं। वर्णमाला में दो भाग होते हैं, उसके प्रमुख भाग है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब वर्णमाला में स्वर में सिर्फ 11 स्वरों को ही महत्व दिया गया है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऋषि का रू, ए, ऐ, औ।
बस ये अपने 11 स्वर वर्णमाला में दिए गए। हिंदी में सिर्फ इन 11 स्वरों को ही लिखा गया है। उसके बाद आप बोलेंगे कि अ क्यों नहीं लिखा, आ क्यों नहीं लिखा, आहा क्यों नहीं लिखा, आ क्यों नहीं लिखा, तो उनके अलग रूप हैं। उनके अलग रूप यानी अम का रूप है अनुस्वार का, अं का अनुनासिक का, आहा का विसर्ग और आ का आगत स्वर। तो इनके अगर उदाहरण जैसे अंबर, इसका आंगन चंद्र बिंदु की मात्रा, इसका प्रातः, तो ये जो है सबके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसलिए इनके अलग रूप होने की वजह से इनको स्वर में जगह नहीं दी जा सकती। ठीक है। और उसके बाद है व्यंजन। ऐसे स्वर 11 है और व्यंजन है अपने 33, व्यंजन है 33। अब व्यंजन 33, उसमें भी आप बोलेंगे कि व्यंजन 33 पूरे हैं, सिर्फ उसमें श नहीं है, त्र नहीं है, ज्ञ नहीं है, श्रमिक का श नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण करते समय 2 या 2 से अधिक अक्षरों का उच्चारण होता है। जैसे कि क्ष बोलेंगे तो उसमें क और श का उच्चारण आता है, त्र बोलेंगे तो त और र का उच्चारण आता है, ज्ञ बोलेंगे तो ग और य का उच्चारण आता है, श्र बोलेंगे श्रमिक का तो उसमें श और र का उच्चारण आता है। इसलिए उनको संयुक्त वर्ण कहा गया है। और उनको ये जो अपने व्यंजन है उनमें इनको जगह नहीं दी जा रही क्योंकि वो संयुक्त वर्ण है। और बाकी जो सिंपल व्यंजन है अपने जैसे क, ख, ग, घ, इनमें किसी भी अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, यानी उसमें वो एक ही है, क एक ही है। जैसे कि क्ष बोलेंगे तो क्ष में 2 अक्षरों का उच्चारण होता है, लेकिन इन व्यंजनों में 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं होता। अब स्वर किसे कहेंगे अपन? स्वर यानी स्वर का जैसे है जिन वर्णों को बिना किसी अक्षरों की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें अक्षरों की सहायता से, जिन्हें स्वर की सहायता से उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसे व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अपन ने ये पूरा यहाँ पे पढ़ लिया है। Thank you for watching.